लेकिन अब वक्त है आज की फाइनल बेट का। रजत हमारे साथ हैं विथ पिंक टाई। देखिए पिंक का कॉम्बिनेशन है, इंसिडेंटली है। आपका पॉकेट स्क्वायर पिंक है, रजत की टाई पिंक है, मेरी लाइट पिंक है। तो कोई अच्छा सा पिंक स्टॉक बताइए रजत। एक ही मालूम है उनको पिंक स्टॉक, मैं बोलूँगा नहीं क्या। रजत जी बिल्कुल, लेकिन आज का जो स्टॉक मैं बताता हूँ, देखिए मेरे को आपकी आवाज़ इतनी क्लियरली सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अच्छा फिर भी नहीं सुनाई दी, स्टॉक बोलिए। ठीक है। सनफ्लैग आयरन है आज का स्टॉक, जहाँ पर मैं समझता हूँ तेज़ी बन सकती है। सनफ्लैग आयरन पिछले 1 घंटे में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुआ है। हाल फिलहाल में जो नतीजे आए थे उसमें 7% EBITDA बढ़ता हुआ नजर आया। वन वाई बेसिस पे 44 करोड़ के फिगर कंपनी ने दर्ज किए बेटा फ्रंट पे। लेकिन जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है, अगर आप ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे आज का, तो वॉल्यूम 2 हफ्ते की औसत से ज़्यादा निकले हैं और इनफैक्ट 29-30 के जोन्स पे इस स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है, जो अगले हफ्ते के लिए बहुत स्ट्रांगली अप्रिशिएट होने के लिए तैयार है ये पर्टिकुलर स्टॉक। बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है। वैल्यूएशन रेशियोज देखेंगे तो वो काफी सपोर्टिव है अपने पूरी इंडस्ट्री पर। वैसे भी मेटल माइनिंग स्टॉक्स जो हैं वो इस समय कहीं ना कहीं फोकस में और वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं ट्रेडर्स। ये स्टॉक चला तो मैं मानता हूं कि अपने प्रीवियस हाइस को छुएगा। 32 के लेवल को क्रॉस करना इस लेवल के लिए बहुत जरूरी है। 32-20 के आसपास के टारगेट लगा के चले। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद नए जोन्स पे पहुंच जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन नतीजे ठीक थे और मेटल स्टॉक्स पे दाव लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पोजिशनल तौर पर भी सनफ्लैग आयरन पे बेट लगाई जा सकती है। ओके, शुक्रिया रजत। सनफ्लैग आयरन अगर आप देखें तो आज का फाइनल बेट है। नजर रखिएगा इस स्टॉक पे 31 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। मैं एक दो स्टॉक आई थिंक इस प्रोस्पेक्टिव से भी डिस्कस करना चाहूँगा कि उसमें देखिए और यहाँ से क्या हो रहा है। आई मीन IRB का जिक्र हम कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक अपडेट मैं आपको और दूँ कि अगस्त की ही इसकी 145 की जो कॉल है वो ठीक ठाक ट्रेड कर रही है, अच्छा मूव लेके कारोबार कर रही है। वेदांता की 180 की पुट ये ऑलमोस्ट डेल ऊपर है। दैट मीन्स पुट राइटर बड़ा कंफर्टेबल है इस प्राइस के साथ। वो मानता है कि प्राइस यहाँ जो है वो यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है, यानी 180 को क्रॉस करने की पूरी टेंडेंसी है। सेल की 60 की सितंबर की कॉल, सेल याद रखिए ऑलमोस्ट 50 को अप्रोच कर रहा है। वो क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल अभी पार करना है, लेकिन एक बार आप इसके 6 में चार्ट दिखाएंगे, आई मीन इंटरेस्टिंग है राकेश। सेल आई मीन चार्ट के लिए अच्छा बेस भी बन चुका है यहाँ पे 60 की कॉल। देखिए चार्टिकली बहुत अच्छा बेस है, चार्टिकली रैली भी हो सकती है, बट आपने एक स्टॉक का और नाम लिया है वेदांता, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टील अथॉरिटी को देखें तो थोड़ा दबा हुआ है, नीचे से रैली डेफिनेटली बन सकती है, बट अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो डेफिनेटली वेदांता को बाय करना चाहिए, जहां एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। और जैसे थोड़ी देर पहले मीर गैस स्टॉक्स का नाम ले रहे थे, सिद्धांत ने भी महानगर गैस की बात करी थी। IGL को भी नहीं छोड़ना चाहिए। IGL ने नीचे में 665 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया है और 715-720 के लक्ष्य के लिए IGL को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। चलिए तो आप IGL को बाय कर सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल यही सलाह है। सिद्धार्थ सिदानी, सिद्धार्थ ऑटो स्पेस में आपकी टॉपिक इस समय 4 व्हीलर स्पेस में क्या है ऑन द पैसेंजर व्हीकल साइड? सी अनडाउटेडली हमारी जो ये स्पेस में जो चॉइस है वो है मारुति। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रहा है, पहले तो सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, जिस हिसाब से 13-14% का लास्ट मंथ का सेल्स ग्रोथ देखने मिला है, और हम मानते हैं कि आने वाले समय में सेल्स ग्रोथ बरकरार और सस्टेनेबल रह सकता है। उसका कारण है कि जो नई नई लॉन्चेस आ रही है या जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट मिक्स है, ये देखते हुए हम मानते हैं कि ग्रोथ फिगर्स आने चाहिए आने वाले समय में। साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल स्पेस में जो लो सेगमेंट है, जहाँ पे हम मानते हैं कि मास सेगमेंट जिसे कहा जाता है, एल्टो में जहाँ पे कंपटीशन मिल रही थी रेनो क्विड के द्वारा, तो हम मानते हैं कि अभी भी मारुति के पास इतना स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है कि एल्टो को नया रीडिफाइन करके लॉन्च करके और भी सस्ते दाम में ला रहे हैं। तो ये देखते हुए प्राइसिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है मारुति के पास। तो मारुति विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज अ कंजम्पशन प्ले, साथ ही साथ जो 7th पे कमीशन या जो भी डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में आएगा गवर्नमेंट द्वारा, ये कहीं ना कहीं ऑटो डिस्क्रिशनरी स्पेस में ही जाएगा। तो ये देखते हुए मारुति ही बेस्ट प्ले हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जी हाँ, चलिए अब कुछ बात करते हैं रिजल्ट्स प्रीव्यू की। कुछ नतीजे जो आने वाले हैं। NTPC इस दौर का अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर जिसने काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी थी, हालांकि थोड़ा बहुत नीचे है। और एक HPCL नंबर्स कैसे रहेंगे बात करते हैं। न्यूज़ रूम से हमारे साथ अंचल हैं। अंचल बताइए पहले NTPC से क्या एक्सपेक्टेशन है? शुक्रिया वीरेंद्र। NTPC से शुरुआत करते हैं। देखिए कंपनी के रेवेन्यू में करीब 9% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। जो PLFs हैं उसमें इस बार 35% की गिरावट देखने को मिल सकती है YOY बेसिस पे, लेकिन क्योंकि कोल कॉस्ट कंसिडरेबली कम हुआ है तो फ्यूल लागत कंपनी की बहुत भारी तरह से गिरेगी
और यही कारण है जो एबिटा है इस बारी करीब 42-42.5% बढ़ता हुआ दिखेगा और कंपनी का एबिटा करीब 5,000 करोड़ के आसपास रह सकता है। एबिटा मार्जिन में भी एक सिग्निफिकेंट जंप की उम्मीद की जा रही है, करीब 7% से एबिटा मार्जिन बढ़ के 27% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन मुनाफे में आप सेम ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। जो मुनाफा है वो महज 12.5% बढ़ने का अनुमान है वीरेंद्र। उसका सबसे बड़ा कारण है इस बारी कंपनी के ऊपर जो अदर इनकम का सेगमेंट है वो कंसिडरेबली गिरेगा, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है मुनाफे पे। और साथ ही साथ एक हैवी टैक्स क्वार्टर रहता है कंपनी के लिए। Q1 नॉर्मली एक हैवी टैक्स पे आउट रहता है कंपनी की तरफ से, उसका भी इंपैक्ट सीधे तौर पे मुनाफे में आता हुआ दिखेगा। और यही कारण है कि इस बारी के मुनाफे में महज 12.5% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। ओवरऑल आप नजर रखिएगा इस बारी के PLF आंकड़ों पे, क्योंकि काफी क्रिटिकल रहेंगे। अगर 35% की गिरावट की जगह वहां पे फ्लैटिशनेस रहती है तो आपको आई फ्रंट पे और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकेगी। जहां तक पे रही बात HPCL की, कई क्वार्टर्स से एक अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही थी, लेकिन इस बार इस क्वार्टर में स्लगिशनेस की उम्मीद की जा रही है। एक तरफ अगर रेवेन्यू पे नजर डालें तो 16.5% बढ़ने का अनुमान है। देखिए इस क्वार्टर के दौरान क्रूड की कीमतें करीब 33 से 35% गिरी हैं। उसका फायदा साफ तौर पे कंपनी को रेवेन्यू फ्रंट पे आता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन इन्वेंट्री गेन्स इस बार पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बेहद कम है। और यही कारण है Q-on-Q बेसिस पे कंपनी का जो एबिटा है वो महज 2.3% गिरने का, यानी करीब 2.5% गिरता हुआ दिखेगा कंपनी का एबिटा। तो वहीं एबिटा मार्जिन में ही प्रेशर रह सकता है। 6.3% से गिर के इस बारी 5.4% पे एबिटा मार्जिन रह सकते हैं। जहां तक रही बात GRMs की, इस बारी GRMs हल्की गिरावट के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे $5.5 पर बैरल पे रहने का अनुमान किया जा रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, कंपनी के ऊपर एज सच कोई अंडर रिकवरी नहीं है, तो उसकी वजह से मुनाफे को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। और यही कारण है मुनाफा जो स्लाइड करता हुआ दिख रहा था करीब 14-14.5%, थोड़ा सा रिकवर होकर 11% की गिरावट दिखा सकता है मुनाफे के फ्रंट पे और आंकड़ा 1380 करोड़ रह सकता है। तो ओवरऑल देखिए HPCL से इस बारी फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन पे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। NTPC के केस में ऑपरेटिंग नंबर्स बेहद स्ट्रांग रहते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, NTPC पर सिद्धार्थ आपकी सलाह क्या है, खासकर जिस तरह का ट्रेंड इस काउंटर पर देखने को मिल रहा है, न्यूज़ फ्लो जिस तरह का है, रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी के जो प्लान्स हैं, NTPC पर आपका व्यू क्या है? जी बिल्कुल, मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे जो इनके प्लान्स है वो काफ़ी उम्दा है। हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा प्ले आउट हो सकता है आने वाले समय में। साथ ही साथ एक जो टेक्निकल इशू है, जो टेक्निकल पॉइंट है जिसके कारण NTPC काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है कि इन सब जनरेशन कंपनीज का ROE जो होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कैप्ड होता है। तो ये देखते हुए जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड पे गिरावट देखने मिली थी हमें 10 ईयर लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड पे, इससे काफ़ी फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि ROE कैप्ड है तो यहाँ पे थोड़ा एक स्कोप बन सकता है कंपनी के लिए। तो ये साथ ही साथ देखते हुए जनरेशन कंपनीज पे एक इशू जो हो रही है वो है प्लांट लोड फैक्टर। जो प्लांट लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये एक ज़रूर इशू रहेगा। बट लिंकेजेस की बात करें, जो कोल इंडिया के साथ कोयले की लिंकेजेस की बात होती है, इस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम हुआ है पिछले 1 से 2 साल में। हालांकि ये पूरे स्पेस में, हाइड्रो स्पेस में हमारी ये कवरेज भी है SJVN, जो हाइड्रो पावर जनरेशन में, और जिस हिसाब से मानसून बीता है और जिस हिसाब से आने वाला 1 महीना हो सकता है अच्छा जाए, ये देखते हुए हाइड्रो पावर जनरेशन काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो SJVN पे भी ज़रूर दाव लगाया जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म अवधि से। मुझे लगा आप बोलने वाले थे कि SJVN पे धावा बोला जा सकता है। खैर आगे इस बीच आप देखिए आज के टॉप OI गेनर्स को देखेंगे आप। एक बार फिर से स्टॉक्स को रिपीट करूंगा, लेकिन जयप्रकाश सेट्स सेकेंड, दूसरे पायदान पे जो स्टॉक है वो अब तक डिस्कस नहीं हुआ है। बाकी अगर आप देखें पेट्रोनेट, सेल, IRB हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड देयर इज आई थिंक मैरिको। जरा मैरिको दिखाएंगे एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये स्टॉक। मैरिको आज ऑलमोस्ट 301 के जोन, 361 के जोन में। प्लीज़ एक बार ईयरली चार्ज दिखाइए इसके राकेश। मैरिको स्ट्रॉन्ग वाई रीजन है, इसमें आपकी अप्रोच करेगी इस स्टॉक पे? वीरेंद्र, डेफिनेटली इसको खरीद के चलना चाहिए। एक तो बिल्कुल मार्केट की किसी करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जहाँ की दूसरे FMCG स्टॉक्स जैसे ITC को देख लें आप, लीवर को देख लें, इन सब के अंदर हल्की हल्की करेक्शंस देखने को मिलती है। डाबर ने तो काफ़ी बड़ी करेक्शन दिखाई। ये स्टॉक हल्की सी करेक्शन लेता है, उसके बाद दोबारा चलता है, और जिस तरीके से टेक्निकली ये स्टॉक का स्ट्रक्चर है, इसको बाय करके चलना चाहिए। जी नितेश, आप कोई पिक्स रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? हाँ मेल, देखिए कि अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कोई पोजीशन कंसीडर करना चाहते हैं तो सेल में और फिर हेडलबर्ग सीमेंट में, अगर मिड कैप में देखें तो हेडलबर्ग सीमेंट को कंसीडर किया जा सकता है एंड सेल को कंसीडर किया जा सकता है फॉर द पोजिशनल ट्रेड।
जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं BTSC ट्रेड्स की, वो ट्रेड्स जो कि आप कल के लिए कैरी कर सकते हैं या फिर सोमवार के लिए। मनीष है हमारे साथ, मनीष बताइए। धन्यवाद बीरेन। जैट ठक्कर की तरफ से जो है NMDC पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। उनको लगता है कि माइनिंग में जो तेजी देखने को मिल रही है, इसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। 112 रुपये का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं, 107 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगाने की वो बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जुड़ी कंपनी कावेरी सीड उनको पसंद है, उनको लगता है कि 390 रुपये के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन 374 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। लोकेश उपल बैंकिंग स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, हम देख रहे हैं बैंकिंग शेयर में तेजी देखने को मिली है। आंध्रा बैंक में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 63 रुपये का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं, 57 रुपये का उनको कहना है कि इसमें स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। इसके अलावा फार्मा में सिप्ला उनको पसंद है, उनको लगता है सिप्ला में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 565 रुपये का लक्ष्य के साथ वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 552 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की वो बात करें। रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल उन्होंने दिया है। आखिरी जो 2 कॉल होंगे वो कुणाल दामा के, उन्होंने खरीदारी के सौदे की बात की है और एक बिकवाली के सौदे की बात की है। वोल्टास देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, उनको लगता है कि इसमें अभी तेजी और देखने को मिल सकती है। 388 रुपये का वो लक्ष्य मान के चले। अब आप इसके स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए, उस शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, तो टारगेट स्टॉप लॉस को आप चाहें तो इसको रिवाइज करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिख रहा है शेयर का। इसके अलावा एक बिकवाली करने की सलाह दे रहा है TCS में। IT स्टॉक्स दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। TCS में उनको लगता है गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। 2574 रुपये के लक्ष्य के साथ बिकवाली कीजिए, 2626 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनकी भी टाइम मुझे पिंक वो दिख रहा है हिंट, बस एक ही है। अब वो जो आपने BTST कॉल्स दी हैं मनीष, इन सब के बीच एक तो 2 दिन का गैप क्योंकि वीकेंड, और ऊपर से ये कांस्टेंट टेकिंग ऑफ क्लॉक कि RBI के नए गवर्नर कौन बनेंगे। हो सकता है आज शाम को भी उसका फैसला आ जाए, तो ये कैसी कल नहीं हो, बस अच्छी बात है, कल नहीं हो। कल नहीं हो है, होना होता अभी आधे पौन घंटे में हो जाए। कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा जब भी आएगा कि कम से कम मार्केट को भाने वाला नाम आए। बेसिक फैक्टर वो है, क्योंकि वरना ये जो निफ्टी बैंक में हम मोमेंटम देख रहे हैं, ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं ना, इट कुड स्विंग ईदर वे। राकेश, बिल्कुल इधर वे हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ लगता नहीं है कि नीचे की तरफ जाएगा। एज ऑफ नाउ जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए मीर, क्योंकि आप रीजन देखें, पहले रैली जो थी बैंकिंग की, वो प्राइवेट बैंकिंग लीड कर रहे थे। अब प्राइवेट बैंकिंग, PSU बैंकिंग, जो प्राइवेट सेक्टर के वीक बैंक थे वो भी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो PSU बैंकों के वीक बैंक से वो भी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बैंकों में कुछ बैंक निफ्टी के अंदर कोई गिरावट देखने को मिलेगी, और ट्रेडिंग के नज़रिए से मौजूदा स्तरों पे बाइंग करनी चाहिए। जी हाँ, एक स्टॉक जिसको लेकर बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है डेटा को देखने के बाद, और नज़र रख के चलिएगा, देखिए स्टॉक पे एक्साइट। एक तो वॉल्यूम्स देखिए, प्राइस पैटर्न देखिए, और ये देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही जोड़ के देखिए, आप उसको बाहर मत देखिएगा। और एक और चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही है सुबह से, और इनफैक्ट मैं अब मेरा ध्यान दोबारा गया उस पर, और वो है इसकी 190 रुपये की कॉल सितंबर की। वो आज लगभग 42% उसका प्रीमियम बढ़ा है, और इसके वॉल्यूम्स में इजाफा है, और OI है करीब 76,000 का। तो यहाँ से करीब 10 रुपये की ऊपर की स्ट्राइक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग OI एडिशन देखा है। नितेश, एक्साइड पर आपकी राय? आई मीन ये जो क्लस्टर है ना, एग्जॉस्ट कर देने वाला क्लस्टर है, 180, 182, 183, लेकिन ये अगर एक बार पार हो तो इतने वाइल्ड मूव संभव है इसमें? वेरी मच पॉसिबल वीरेंद्र। देखिए कि अगर हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं चार्ट पे, तो इसमें कोई ऐसे मेजर वॉलेटिलिटी या फिर ऐसा कोई मोमेंटम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ही जो आपने कहा कि जो 190 के जो कॉल में जो एक्टिविटी हो रही है कि वहाँ पे ऑप्शन राइटिंग ज़्यादा हो रही है, तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो 185 एंड 187 के आसपास आता है। इस बैरियर को जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस करेगा, उसके बाद फिर इसमें मोमेंटम बिल्डअप स्टार्ट होगा, एंड फिर पॉसिबिलिटी है कि फिर 195 एंड 200 के लेवल को स्केल किया जा सकता है। तो बाई एंड लार्ज फॉर्मेशन पॉजिटिव है, जस्ट मैटर ऑफ टाइम के स्टॉक मोमेंटम गेन करता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ डिसाइसिव अपमूव हम देखेंगे इसमें। और एक दो काउंटर्स को देखिए एक्साइड के बाद, आई मीन एक्साइड पे या फिर हमारा जब बैटरीज, इन दोनों में से कुछ पिक करना हो तो राकेश आप क्या पिक करेंगे? देखिए, मैं तो डेफिनेटली एक्साइड को पिक करना चाहूँगा। नीचे से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, हालांकि एज ऑफ नाउ मोमेंटम नहीं है, बट वीरेंद्र मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 172 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के एक्साइड को बाय करना चाहिए मौजूदा स्तरों पर। बिल्कुल, तो एक्साइड पे ख़रीदारी की जा सकती है। इस बीच चलिए एक बार देख लेते हैं आज क्लोजिंग आते आते जिन स्टॉक्स पर अच्छा मूव बना है, इसमें देखिए ताज जीवी के तो रहा ही है टॉप गेनर,
आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ काफ़ी अच्छी बाइंग। BF इन्वेस्ट इस काउंटर पर करीब 15% का मूव आज भी देखने को मिला है। ये कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स में जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है, इसमें सिद्धार्थ, BF इन्वेस्ट, BF यूटिलिटीज़, इन पर क्या व्यू है आपका? आप देखिए अभी भी इंट्राडे हाई पर है। देखिए BF यूटिलिटी पे इन पर्टिकुलर कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट पूरे सेक्टर की अगर बात करें या लीडिंग स्टॉक है या लीडिंग कंपनी है ये लोग की भारत फोर्ज, उस पर अगर बात करें तो हम मानते हैं कि पूरे ग्रुप के जो फोकस है वो डिफेंस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस आ रहा है। जिस हिसाब से 15 से 17 ऑर्डर की बात चल रही है, जिसमें से कई सारे ऑर्डर बैंक भी किए गए हैं कंपनी द्वारा, डिफेंस का जो प्ले हो सकता है ये बहुत स्ट्रांग हो सकता है। हालांकि अगर भारत फोर्ज जो फ्लैगशिप कंपनी है, इनके एक्सपोर्ट्स की, यूरोपियन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये थोड़े वीक हैं, हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा और वीक हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेग्जिट सो एंड सो फोर्थ पे थोड़ा एक रीशफल ज़रूर हो सकता है ऑर्डर्स पे। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो डिफेंस की बात चल रही है, हम मानते हैं कि इस पर हमारा व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव है। तो ये ग्रुप डिफेंस का प्ले देखते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। चलिए मिड कैप में एक करके स्टॉक्स और आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा जब बैटरीज का एक साइड का जिक्र कर लिया मैंने, अल कार्गो लॉजिस्टिक्स 4% ऊपर 191.25 के स्तर पे इसने भी, देखें आज एक मूव दिया, लेकिन चार्ट पर ये मूव बहुत हद तक नोटिस नहीं था। बजाज इलेक्ट्रिकल्स शार्प मूव 6 रुपये ऊपर 260 के क्लस्टर में 2.5% की तेज़ी यहाँ थी। उसके बाद अवंती फीड्स, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। और कुछ स्टॉक्स दिखाइए, इसमें BF यूटिलिटीज़ हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, माल में लॉरी, इसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव। कास्टेक्स, केन इंडिया का जिक्र कर चुके हैं हम। दीपक फर्टिलाइजर्स, डेल्टा कॉर्प ऑलमोस्ट 150 को स्ट्राइक करता हुआ, और इसमें से कोई ड्रेजिंग कॉरपोरेशन 422 के स्तर पे करीब 5.5% की तेज़ी, 22 रुपये का मूव। राकेश, ये ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ये भी कुछ हरकत दिखा रहा है। आप देखिए पहले ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो इसने था ना, सेकेंड हाफ ऑफ CY14, फर्स्ट हाफ ऑफ पूरा का पूरा इनफैक्ट 2015 साइड नेगेटिव बायस, अब बायस पॉजिटिव हो रहा है। आज के स्विंग के बाद कोई पॉसिबिलिटी लग रहा है आपको ट्रेड की इसमें? बिल्कुल वीरेंद्र, आज के सदर में ही स्टॉक ने अपनी डाउनवर्ड करेक्शन को खत्म करा है। 416 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया है, और स्टॉक में जो मोमेंटम, जो रैली बनी है, इस रैली का टारगेट मुझे 445 का लगता है। 400 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। बिल्कुल। बीच क्लोजिंग जिस तरह की आ रही है आज 8665 के आसपास, बिल्कुल फ्लैट, और जो 8696 तक गया था निफ्टी, उसके बाद फिर से उसने अटेम्प्ट करा भी नहीं वहाँ तक जाने का। एक स्टॉक देख लेते हैं इस पूरे हफ्ते के लिए। अगर आप देखेंगे वीकली डेटा में तो अमोंग लार्ज कैप्स जो मेटल स्टॉक्स है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है। नितेश, इसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सब पर क्या व्यू है आपका? मेरे देखिए कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें जो एक हम लॉन्ग टर्म से एक जो वीकनेस देख रहे थे, जो मंथली चार्ट्स पे वीकनेस देख रहे थे, ये जो रिसेंट के जो अपमूव हैं, लास्ट 2 मंथ्स में जो अपमूव आए हैं, उसके बाद ये वीकनेस से बाहर हुए हैं। अब जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जोन में एंटर करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं तो टाटा स्टील एंड हिंडाल्को का जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि 165 के ऊपर की अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आती है तो यस, ये जो स्ट्रेंथ है उसमें फर्दर मोमेंटम ऐड कर सकता है। एंड सेम इज द केस विद द टाटा स्टील ऑल्सो, 400 के ऊपर की क्लोजिंग, और उसमें मोमेंटम फिर से इंटेंसीफाई होता जाएगा उन लेवल्स के ऊपर से। तो ये दोनों का जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यस, जो वर्स्ट पीरियड था वो ओवर हो चुका है। नाउ जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि यहाँ से फिर फर्दर हायर लेवल स्केल हो विथ मोमेंटम। कर्नाटका बैंक आप देखिए 152.80 आपके स्किंग निचले भाग पर आप देखें, जो आखिरी के 1 घंटे में जिन स्टॉक्स में वाइल्ड स्विंग है, उत्तम गालवा करीब 33 पैसे के स्तर पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर भी उत्तम गालवा में। राकेश, उत्तम गालवा टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये स्टॉक्स चलते हैं फिर रुक जाते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं लगता। मोमेंटम ऐसा लगता है कि कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ। बिल्कुल। चलिए, इस बीच करीब 6 मिनट बाकी बाजार बंद होने में, लेकिन जो नेक्स्ट वीक है उसमें कुछ और ट्रिगर्स भी होंगे, बिकॉज एक तो नया RBI गवर्नर का नाम तब तक आ चुका होगा, और साथ ही ये भी देखना होगा कि इनकी अनाउंसमेंट के बाद मार्केट, क्योंकि ये फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद कुछ हद तक कंसोलिडेशन मोड में है, इस तरह के 8-8, 10-10 पॉइंट के मूव जिस तरह के दे रहा है। लेकिन अगर ये कोई बहाना ढूंढ रहा है ड्रॉप होने का यहाँ से, तो वो आई थिंक पहला जो संकेत या फिर इंडिकेशन मिलेगा
वो इस नाम से मिल सकता है, इस घोषणा से मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, जस्ट इन केस, चांसेस कम है, लेकिन अगर ये होता है नितेश, तो आप कहाँ तक इसे स्लाइड होता देख रहे हैं मार्केट को? मेरे देखिए कि जो नॉर्मल करेक्शन जो हम देखेंगे कि जहाँ तक मतलब कि एब्सोल्युटली नो चेंज इन द मार्केट डायरेक्शन, दैट विल बी 8470। जब तक ये 8470 का जो सपोर्ट है ये वायलेट नहीं करता, तो जो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है जो शॉर्ट टर्म में भी ये पॉजिटिव बना रहेगा। हाँ, इसके नीचे अगर स्लिप होता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि यस कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग फेस है ये थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट इन लेवल्स पे ही कंसोलिडेट करेगा कुछ समय, और से 100-150 पॉइंट्स प्लस एंड माइनस, इससे कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर ये हायर साइड में 87 के ऊपर निकलता है तो यस फिर फर्दर स्ट्रेंथ आ सकती है। एक स्टॉक जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी एक बार फिर से एकदम से मेरे जहन में आ गया। अब देखिए प्राज इंडस्ट्रीज को 9165 पे सुबह से वहीं टिका हुआ है, और ये देखिए कि इसके जो 2 दिन के वॉल्यूम्स है, आज का वॉल्यूम कल से ऑलमोस्ट आप देखिए करीब करीब 10% ज़्यादा है। और उससे बड़ी चीज़ है कि पिछले 5 दिन के, 10 दिन के और इनफैक्ट 20 दिन के पूरे अगस्त के एवरेज वॉल्यूम का ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स प्राज इंडस्ट्रीज पे दिखाइएगा 9170 पे। राकेश, अर्ली चार्ट्स पे देखो तो बड़ा डिसेंट ब्रेकआउट है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए वीरेंद्र, इस स्टॉक ने 80-82 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, और स्टॉक ऊपर में 100 रुपीज़ की नेकलाइन को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। एक बार 100 रुपीज़ की नेकलाइन टूटेगी तब स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ स्टॉक एक एक्यूमुलेशन मोड पर है, मौजूदा स्तरों पर और करेक्शन पर 80 रुपये स्टॉक का बेस बना के स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। जी हाँ, कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं और कुछ काउंटर जहाँ पे अच्छे डिसेंट मूव है। बजरा प्लीज़ आप ये देखिए आज ऑयल ड्रिलिंग स्टॉक्स को देखिए, वन ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, गॉल ऑफशोर, सिलान एक्सप्लोरेशन, केन इंडिया, सब में काफ़ी डिसेंट मूव ऑलमोस्ट यही ट्रैजेक्टरी में। होटल स्पेस को देखिए आप, ताज जीवी के, वॉइसरॉय, होटल वेंचर्स, इंडिया होटल्स, एशियन होटल्स, सभी काउंटर्स में देखें काफ़ी डिसेंट मूव है। और एक ये तीसरा एमटेक स्पेस, सिद्धार्थ, इस स्पेस में एमटेक के ग्रुप में कोई खास स्टॉक जिसमें दिलचस्पी आप लोगों की? आपने इधर रखा था क्या? सिद्धार्थ, एमटेक स्पेस गए। राकेश, आपकी राय? किस स्टॉक की बात कर रहे हैं? एमटेक स्पेस की बात कर रहा हूँ। कोई बात करना चाहता है इस पे क्या? देखिए, टेक्निकली बीटन डाउन स्टॉक है, रैली देखने को मिल सकती है, बट वीरेंद्र जब मार्केट में काम करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड देखना चाहिए। अगर ऐसे मिड कैप स्टॉक्स में देखना है तो एक स्टॉक है फिनिक्स लैम्प, जहां पर मुझे लगता है 130-35 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा बेस है, एक री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। इस स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए अगर मिड कैप स्टॉक्स में कुछ बाय करना है तो। सिद्धार्थ, में मेरा प्रश्न आपसे था एमटेक समूह पर कोई इंटरेस्टिंग बैट है इसमें? अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दे तो। एमटेक समूह के स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट है आपका? जी नहीं, क्योंकि इस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत बड़ा इशू हो गया है, तो हम नहीं मानते हैं कि ये सही कोई भी स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि यही स्पेस की अगर बात करें तो हम मानते हैं अपोलो टायर्स जो बहुत दिनों से शांत था, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि टॉप लाइन पे अगर ग्रोथ देखें Q1 नंबर्स पे तो 16% का टॉप लाइन पे ग्रोथ देखने मिला है। सबसे अच्छी चीज़ है पैसेंजर व्हीकल स्पेस और ट्रैक्टर स्पेस से काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो रिप्लेसमेंट डिमांड है, क्योंकि अच्छा मॉनसून गया तो रिप्लेसमेंट डिमांड पे बहुत अच्छा जोर होगा आने वाले समय में, तो अपोलो टायर्स पे ज़रूर ध्यान रखा जा सकता है ऑटो एंसिलरी स्पेस पे। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और निफ्टी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर आप देखें 7 अंक नीचे, मेरा सिस्टम एकदम से बंद हो गया इसलिए मैं चौंक गया था थोड़ा सा। सेंसेक्स लगभग 42 अंक नीचे है लगभग। इंडस्ट्रीज ने आई थिंक एक वीकेंड है ना, वीकेंड फैक्टर थोड़ा सा हावी रहा। ट्रेडर्स ने अपने लॉन्ग्स को अगर आप देखें बहुत हद तक इनिशिएट नहीं किया और थोड़ा सा बैकफुट पे रहे ट्रेडर्स। अंबुजा सीमेंट्स 4 रुपये ऊपर, सीमेंट में आप देखें पिछले 2 दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। और इंदो फार्मा को देखिए 11 रुपये ऊपर 765 के स्तर पे। येस बैंक 17 रुपये ऊपर, नया ऑल टाइम हाई करीब 1338 का भाव आपकी स्क्रीन पे। देन BHL अगर आप देखें स्मार्ट पुल बैक 1 रुपये ऊपर रहा। BPCL करीब 500 के स्तर पे। अल्ट्राटेक सीमेंट इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर अल्ट्राटेक सीमेंट। मार्केट्स क्लोज, निफ्टी करीब 8666 पर 7 अंक नीचे और 41 अंक नीचे सेंसेक्स। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो
शायद अगर आप देखें एक इंडेक्स के लिहाज से बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है निफ्टी के लिहाज से, लेकिन निफ्टी बैंक की अगर आप देखें ये नई CY16 के वीकली क्लोजिंग है। आज के कुछ स्टार प्लेटफॉर्म्स आपकी स्क्रीन पे लाओ पाला, वाइस होटल, लिटिफायर, महिंद्रा हॉलिडेज, मैक्स इंडिया, लेकिन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद आप देखिए ईरानी इंडस्ट्रीज, जेएम ब्रेवरीज, अगर आप देखें तो जुबिलेंट इंडस्ट्रीज और A2Z मेंटेनेंस, आप देखें कुछ काउंटर्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद सांग इंडस्ट्रीज, SPML इंफ्रा और एडटेक जैसे कुछ काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। आप ये देखिए IFB एग्रो, नेल्को, सिलान एक्सप्लोरेशन, सकुमा एक्सपोर्ट्स, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। राकेश इस क्लोजिंग पर आपके देखिए काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, एकदम फ्लैट मार्केट बंद हुआ है, गिरावट देखने को नहीं मिली, जबकि आज TCS और इन्फोसिस जैसे स्टॉक ने बिल्कुल भी रैली में IT ने पार्टिसिपेट नहीं करा है। मेरा ऐसा मानना है बायस क्लियरली पॉजिटिव है और आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग की तरफ से देखने को मिलेगी। बैंकों पे ओवरवेट होकर चलना चाहिए, बैंक्स पे ओवरवेट होकर चलना चाहिए। नितेश, आप किस पर ओवरवेट होंगे? सीमेंट पे, सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव लगता है तो आई विल बेट ऑन सीमेंट सेक्टर। चलिए, खैर मैं तो फिलहाल ओवरवेट अगर किसी पर हूँ तो वो इंडिया पर हूँ। इंडिया पे होना ही जो चाहिए। मैच होने वाला है उस पर आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें है सबका। आज फ्रेंकली स्पीकिंग में पहली बार बैडमिंटन के किसी मैच को लेकर भारत पे इतनी उत्सुकता होगी। नहीं देखिए, इसके मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है कि नहीं मैच तो डेफिनेटली अच्छा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द वे शी इज़ प्लेइंग। लेकिन भारत की हालत ओलंपिक में ऐसी होती है कि जिस गेम में भी थोड़ा आगे निकल जाए ना हम लोग, उसमें ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जग जाता है, बिकॉज बहुत ही जिसे कहते हैं गरीब हालत होती है। बट आई थिंक द वे शी इज़ प्लेइंग, इस बार अगर कोई बेहतरीन चांस था गोल्ड में, गोल्ड के अगर थे, आई थिंक दैट मोमेंट इज नाउ। साक्षी, एब्सोल्युटली वीर, एंड एवरीबॉडी इज आईइंग साक्षी की हम नाम ने एक मेडल तो दिला दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेम से एक बिल्कुल। और आपको पता है कि कल फ्री पिज्जा भी बांटा जा रहा था पिज्जा हट में, जिसका भी नाम साक्षी था। आई आल्सो गेट अ बाइट ऑफ इट एट पिज्जा हट। आई डिड दैट, यस आई डिड दैट, इसलिए जल्दी गई थी आप। नो बट टुडे एवरीबॉडी इज आइंग PV सिंधु, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में यही है कि एक गोल्ड जरूर आ जाए, और वो अब बैडमिंटन के क्षेत्र यहाँ से आ सकता है। स्पेन की कैरोलिना मरीन के साथ इनका फाइनल का मैच होने वाला है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका मेड इन ओलंपिक्स है, और उसी में अगर ये गोल्ड बैक कर लेती हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी। इससे पहले भी 7 बारी मैचेस ये कैरोलिना मरीन के साथ खेल चुकी हैं, जिसमें से इनिशियल मैचेस में अगर आप देखें मेड विनेंद्र फॉर इंडिया दिस टाइम अराउंड। तो यूजुअली मैं आपसे मूवीज़ के बारे में बात करती हूँ, पर आई वांट दैट दिस वीकेंड शुड स्टार्ट विद स्पोर्ट्स एक्चुअली। काश ऐसा हो कि आज शाम को पिज्जा हट में सिंधु नाम की सभी लड़कियों को एक पिज्जा फ्री